नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की बहन राजनीति की। वैसे उत्तर प्रदेश में ये बहन राजनीति कोई नई नहीं है। इससे पहले बहन मायावती उत्तर प्रदेश में रही हैं, लेकिन वो बहन मायावती बनी भाई बीजेपी के नेताओं के कारण। बीजेपी के नेताओं को राखी बांधी, 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई, लेकिन 2.5 साल जब बीते तो बहन और भाई के रिश्ते पर राजनीति हावी हो गई और उसके बाद जो रिश्ते बिगड़े वो आप जानते हैं। लेकिन बहनों की बहन नहीं बन पाई मायावती, उस रूप में कुछ लोग कहते हैं, जाटवों को छोड़कर शायद। लेकिन प्रियंका गांधी इससे बड़े रोल में आ रही हैं, वो आती हुई दिख रही हैं। ऐसा वो दावा कर रही हैं, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है कि बहन प्रियंका, बहनापे की राजनीति एक तरह से हम कहें, 403 सीटों में से 140, 160, 161 सीटें यानी 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। पिछली बार 403 में से कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, सबने मिलाकर 96 महिलाओं को टिकट दिया था 96 को। कांग्रेस 112 सीटों पर लड़ी थी, टिकट दिया था 11 या 12 महिलाओं को, जीत कर आई थी 2। बीजेपी ने करीब 43 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से करीब 32 जीती थी। समाजवादी पार्टी ने भी करीब 42 के आसपास, या एक जगह में देख रहा था 33 सीटें आ रही हैं, उसमें लिखा हुआ था, टिकट दिया था। उसमें से बहुत कम लोग महिलाएं जीती थी। हालांकि इससे पहले 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जरूर 45 महिलाओं को टिकट दिया था और जिसके अंदर ठीक ठाक संख्या में महिलाएं जीत कर आई थी। 2012 में 22 जीत कर आई थी, 34 को टिकट दिया था। लेकिन अगली बार 2017 में 42 को टिकट दिया, लेकिन सिर्फ 7 जीत कर आई और बीजेपी की महिलाएं ज्यादा जीत कर आई। पिछली बार 403 में से उत्तर प्रदेश में 38 महिला विधायक जीती थी, जिसमें से 32 अकेले बीजेपी की थी, 2 कांग्रेस की, 2 बहन मायावती की पार्टी की, 1 अपना दल की, यानी वो बीजेपी के ही खाते में जाएगा, और 1 समाजवादी पार्टी से। तो क्या प्रियंका 160 अच्छे कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट चुन पाएंगी? एक चीज। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये 160 जो महिलाएं होंगी ये वो होंगी जिनके पति या पिता या भाई राजनीति में सक्रिय रहे, कोई एमएलए रहा, कोई मंत्री रहा, तो घर का टिकट घर के अंदर ही रह जाए, ऐसा टिकट इस नाते यानी महिलाओं को टिकट मिल जाएगा और खाना पूर्ति भी हो जाएगी। या जो असल में महिला कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनको टिकट देंगी प्रियंका गांधी। उनको टिकट देंगी तो उनके जीतने ना जीतने में बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। आप जानते हैं कि हर पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होते हैं, पैसा भी देना पड़ेगा, फिर उनके पक्ष में प्रचार के लिए भी जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि 160, 161 महिलाओं को आप टिकट दे रही हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो फिर ये थोड़ा जमता नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी को खुद भी चुनाव मैदान में रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, अच्छा नारा है, कैची नारा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और पॉजिटिव बनाया जा सकता था। लड़की हूं, लड़ रही हूं, लड़की हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी, लड़की हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की जगह थोड़ा और एफर्मेटिव हो जाता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन फिर 40% पर आप सबकी नजरें टिकी हैं, इसको बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी महान संख्या हो। लेकिन आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें ममता ने भी करीब 41% महिलाओं को टिकट दिया था 42 सीटों में से। बीजेडी ने उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की पार्टी ने भी करीब 41% लोगों को टिकट दिया था। आज की तारीख में ममता के जो राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उसमें से 40% महिलाएं हैं। इसके अलावा कुछ और बात करें, हम आंकड़ों की ही बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जेडीएस जो कर्नाटक में कुमारस्वामी की पार्टी है, देवेगौड़ा की पार्टी है, उसने 2023 के चुनाव में 15% सीटें, कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें महिलाओं को देने का वादा किया है। तमिलनाडु में एक फिल्मकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, सीमान, उन्होंने 50% सीटें 2021 के असेंबली चुनाव में महिलाओं को दी थी। उनकी पार्टी है नाम थमिजर काची, हो सकता है उच्चारण में कुछ गलती कर रहा हूं, लेकिन इनमें से कोई भी जीता नहीं था।
अब उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो 45% महिला वोटर है, करीब 14 करोड़ समथिंग वोटर है रफली, उसमें से 7 करोड़ समथिंग महिला वोटर है। लेकिन महिलाएं जाति के हिसाब से वोट करती हैं या महिलाएं अलग वोट बैंक हैं, अलग बिरादरी हैं, ये अभी समझना मुश्किल है। अभी तक तो देखा गया है कि जाति के हिसाब से वोट या धर्म के हिसाब से वोट होता रहा है। थोड़ा सा टूटा था ये बहुत कम हिस्से में मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक का कानून जब पास किया था बीजेपी ने, तो बहुत सी महिलाओं ने तब कहा था कि देखिए हमारे घर में दबाव था कि हम बीजेपी को वोट नहीं दें, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट देकर आए, मोदी को वोट देकर आए, क्योंकि ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक का कानून हमारे पक्ष में पास किया। इसी तरह उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में मैं 2019 के लोकसभा चुनाव और पहले विधानसभा चुनाव में भी घूमा था। उज्ज्वला योजना के तहत जहां जहां गैस सिलेंडर दिया गया, जहां जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया, वहां वहां महिलाओं का कहना था कि हमें तो मोदी जी ने गैस दी, हमें मोदी जी ने घर दिया, छत दी, तो वोट भी उन्हें मिलेगा। अब ये वन टाइम वोट था या दो बार दिया वोट, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को उस समय हुआ था। नीतीश कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं कि शराबबंदी की, महिलाओं का वोट हासिल किया, साइकिलें बांटी, महिलाओं का वोट हासिल किया। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने साइकिलें बांटी, स्कूटी बांटी, वोट हासिल किया। तमिलनाडु में तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती, बहन मायावती अब बहन प्रियंका कहा जा रहा है, ऐसे दक्षिण के अंदर तमिलनाडु में तो अम्मा की संज्ञा दी गई, जयललिता को अम्मा कहा गया, अम्मा कैंटीन भी उनके नाम से शुरू हुई। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की भी उस समय जबान फिसल गई थी। कर्नाटक में राहुल गांधी ने अम्मा कैंटीन की तर्ज पर इंदिरा अम्मा कैंटीन शुरू की थी, तो एक जगह वो अम्मा कैंटीन बोल गए थे। तो दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी को भी इंदिरा अम्मा की संज्ञा दी जाती रही है। और ये कोई उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाएं राजनीति में और ज्यादा आए, ये अच्छी बात है, इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि सरपंचों के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण राजीव गांधी के समय में 73rd और 74 संविधान संशोधन हुआ था, तब किया गया था। 1985-86 में 30-35 साल हो गए, लेकिन कितना एम्पावरमेंट निचले स्तर पर आया है, लेकिन उस उम्मीद के हिसाब से नहीं आया। फिर कहा गया था कि फिर बहुत सारे राज्य हैं, देश के आधे से ज्यादा राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण यहाँ पर कर दिया है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात आती है तो बहुत सारी पार्टियां बिदक जाती हैं, पीछे हट जाती हैं 33% आरक्षण को लेकर। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में राज्यसभा में कैसे मुश्किल ये बिल पास किया था, कांग्रेस ने बिल पास किया था, लेकिन लोकसभा में हाउस ऑर्डर में नहीं है, मुलायम सिंह अड़ गए थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी अड़ गई थी और बिल अटक गया था। अब राज्यसभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो वो स्थायी रूप से रहता है, वो लोकसभा डिसॉल्व होने के साथ साथ खत्म नहीं हो जाता जैसा लोकसभा का बिल हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होती, है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन 7 साल हो गए, उस समय बीजेपी की पार्टी विपक्ष में थी, सुषमा स्वराज वगैरह बड़ी धाकड़ नेता हुआ करती थी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सोनिया गांधी की तारीफ की थी और महिला बिल पास कराने की बधाई दी थी, लेकिन लोकसभा में अटक गया। अब 7 साल हो गए, बीजेपी का लोकसभा में पूरा बहुमत है, वहां आराम से बहुत आसानी के साथ बीजेपी सिर्फ अपने दम पर ये चाहे तो ये बिल पास करा सकती है और महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती है, लेकिन बिल कभी इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत महसूस नहीं करने दी गई। और बाहर उज्ज्वला योजना, हर घर नल के लिए, इज्जत घर, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाएं चलती रही महिला वोट कैच करने के लिए। और अब तो बड़ी पार्टियां कहने लगी हैं कि साहब 33% महिलाओं की जगह पार्टी पर छोड़ देना चाहिए कि वो 33% सीट दे, या कोटा के अंदर कोटा हो, उसमें दलित महिला, आदिवासी महिला, ओबीसी महिला, मुस्लिम महिला, इनका क्या होगा, इनका अलग प्रतिनिधित्व होगा नहीं होगा, समर जातियां ज्यादा ले जाएंगी, ये सारी बहानेबाजियां होती रही हैं, लेकिन कोई इस रूप के अंदर महिलाओं को राजनीति में आगे आने का मौके कम मिले हैं। गांव के अंदर तो सरपंच महिलाएं चुनी गई, 33% मजबूरी थी, फिर 50% मजबूरी हुई, लेकिन देखा गया है कि सरपंच के जो पति हैं महिला सरपंच के, वो काम चला रहे हैं। तो एक संज्ञा आ गई, एक नया टर्म कॉइन हो गई, क्या, सरपंच पति। अब कहीं ऐसा ना हो विधायक पति, सांसद पति।
सांसद पति तो खैर नहीं होगा, यहाँ तो बड़ा एम्पावरमेंट आया, विधानसभा में भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाँ, इसका असर क्या होगा प्रियंका गांधी ने जो कहा है, इससे कांग्रेस और ज्यादा चर्चा में आएगी, महिलाओं के बीच और ज्यादा चर्चा में आएगी, दूसरी पार्टियों पर थोड़ा दबाव पड़ेगा, थोड़ा नैतिक दबाव पड़ेगा कि वो महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाए जितना वो सोच रहे हैं। और दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव प्रचार में उतरेंगी, महिलाएं उम्मीदवार होंगी, तो महिलाओं को लेकर जो छींटाकसी हो जाती है, तंज कस दिए जाते हैं या कुछ हल्के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, वो सब मुझे लगता है नहीं होगा। कम से कम राजनीति इस रूप में थोड़ी और ज्यादा शुद्ध हो पाएगी, कम से कम इस बात की तो गारंटी ली जा सकती है। लेकिन दो चीजें वही कि बहन प्रियंका बहनापे की जो राजनीति कर रही हैं, क्या बेहतर नहीं हो कि वो खुद भी चुनाव लड़े? क्या बेहतर नहीं हो कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार घोषित पार्टी करे? पीएल पूनिया जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सब कुछ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है और साफ कर दिया जाए। और दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए चीज ला रही है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उसके बाद गुजरात, हिमाचल में जो अगले साल चुनाव होने हैं या उसके अगले बार चुनाव होने हैं, उसमें इस तरह की कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं को 40% या जितना भी परसेंट सीटें उनके लिए टिकट उनको दिया जाएगा। ये बात भी अपनी तरफ से साफ हो गई है। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प प्रयोग है और इस पर सबकी नजर होनी चाहिए। और अगर कुछ महिलाएं ठीक ठाक संख्या में जीत कर आती हैं तो ये थोड़ा स्थायी सिलसिला भी बन सकता है। माफ कीजिएगा, मैंने ममता बनर्जी का तो जिक्र किया लेकिन दीदी नहीं कहा। बिना दीदी के ममता बिल्कुल अधूरी सी लगती है। दीदी, ममता दीदी, पत्रकार भी ये कहते हैं, नेता भी ये कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रचार हो रहा था विधानसभा का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी और दीदी कहा करते थे। अमित शाह कहा करते थे कि दीदी गई, लेकिन दीदी गई नहीं, दीदी आ गई। दीदी तीसरी बार आ गई, और ज्यादा बहुमत से आ गई, और ज्यादा सीटों के साथ आ गई। तो क्या बहन प्रियंका के लिए ममता दीदी एक उदाहरण हो सकती है, एक मील का पत्थर हो सकती है, एक मंजिल हो सकती है? लेकिन इसके लिए मेहनत भी वैसी करनी होगी जैसे ममता दीदी ने की। शुक्रिया।